हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का इतिहास। जो हमारे लूसेंट बुक में दिया गया है इतिहास, वो सारा आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहा है और स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये वाली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इतना ही जो भी कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ सफिशियंट होगा आपके लिए। एक भी क्वेश्चन आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी वन डे एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, और जैसे स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, लेखपाल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, तो इन एग्जामों में इतनी ही पूछी जाती है। जो भी लूसेंट में दी गई है तो वही आपके लिए पर्याप्त है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। इसे हम पढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे भारत का इतिहास इसे कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को एक और नाम है इसका उत्तर पाषाण काल, या आदि ऐतिहासिक काल बोल सकते हैं, या फिर उत्तर पाषाण काल। हमें इसके बारे में भी जानकारी कहीं ना कहीं लिखी हुई मिली है। इसके बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ मिला है, जैसे पत्थरों पर, किसी भी स्तंभ पर, या किसी भी बुक में, या फिर जैसे पुरानी पुरानी बुक होती है उनमें। लेकिन इसके बारे में हमें कहीं पर भी जानकारी लिखी हुई नहीं प्राप्त हुई है। लिखी हुई नहीं प्राप्त हुई है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में हमें कहीं पर भी जानकारी कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिली है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनको कितने 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 पार्ट से बांटा गया है। पहले हम देखेंगे भारत का इतिहास, इसको 3 पार्ट से बांटा गया था। अब हम देखेंगे पहले प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय रहा है अज्ञात समय से 800 ईसा पूर्व। अज्ञात समय से, जैसे हमें पता ही नहीं कब से ये स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया अभी, इसके बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला है। तो अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व। आप कहेंगे ईसा पूर्व क्या होता है? आप कहेंगे ईसा पूर्व क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं अभी क्या चल रही है, ईसवी चल रही है। तो आप कहेंगे ईसा पूर्व ईसवी में क्या डिफरेंट है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ईसवी या ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और इधर लिख लेते हैं हम ईसवी, इधर लिख लेते हैं हम ईसवी। तो ईसा पूर्व को हम बीसी बोलते हैं इंग्लिश में, इससे हम बोलते हैं एडी। इस ईसा पूर्व को हम बोलते हैं बीसी, और ईसवी को बोलते हैं हम एडी। जो बीसी की फुल फॉर्म होती है वह होती है बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट से पहले। क्या है? क्रिस्ट से पहले, यहाँ लिख दे रहे हैं हम बिफोर क्रिस्ट। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है एडी की, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। जो बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट। जैसे हमारे जो महान व्यक्ति थे जीसस क्रिस्ट, उनके जन्म से पहले की जो भी तिथियां होती हैं उससे हम बोलते हैं बीसी, मतलब कि ईसा पूर्व। और जो बाद की तिथियां होती हैं उससे हम बोलते हैं ईसवी, मतलब कि एडी। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे जीसस क्रिस्ट से जन्म से पहले क्या बोलेंगे हम? बीसी बोलेंगे, मतलब कि ईसा पूर्व बोलेंगे। ईसा पूर्व को ही इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट। और बाद के समय को हम बोलते हैं ईसवी, मतलब कि एडी। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मध्यपाषाण काल। तो इसका समय रहा है 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व। 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल का समय रहा है 4000 ईसा पूर्व से 2500 बीसी। बीसी मतलब हमने क्यों लिख दिया, क्या वो ईसा पूर्व को हम बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। तो 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी, ये है नवपाषाण काल की एज, मतलब कि यहाँ से लेकर के वहां तक समाप्त हुआ था। ऐसे ही आदि ऐतिहासिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को किसी भी पार्ट में नहीं बांटा गया है, लेकिन वैदिक सभ्यता को दोबारा से 2 भागों में बांटा गया है। जैसे वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। तो ऋग्वैदिक काल का समय रहा है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। 1500 से लेकर के 1000 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। अभी भी कहाँ चल रहे हैं हम? जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले चल रहे हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को भी हम 1000 बीसी से लेकर के जो हमारा 600 बीसी है यहाँ तक चलाता है उत्तर वैदिक काल। अभी भी कहाँ चल रहे हैं हम? जीसस क्रिस्ट से बिफोर क्रिस्ट से पहले का, जो जन्म से पहले तिथियां थी वहां पे चल रहे हैं अभी। अब देखते हैं हम ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं प्राचीन भारत का इतिहास,
और मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो हमारा अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं वर्तमान, मतलब कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास था वह 600 बीसी से लेकर के 712 एडी, 600 बीसी से लेकर के 712 एडी, मतलब कि अब जो हमारे जीसस क्रिस्ट से उनका जन्म हो चुका है इसी तिथि के बीच में। तो इन इन तिथि के बीच से ही क्या चल रहा है हमारा, जीसस क्रिस्ट के बाद क्या चल रहा है, ईसवी चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या चलने लगा, ईसवी। तो एडी को बोलते हैं हम ईसवी, क्या बोलते हैं, ईसवी। आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो 712 एडी से लेकर के 1707 एडी, एडी का मतलब क्या है, ईसवी, क्या है, ईसवी, ईसवी। तो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला है, क्या चला है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ऐसे ही आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर के अब तक, जो भी 1707 सन थी हमारी, उससे लेकर के अब तक क्या चल रहा है, सब क्या चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास क्या होता है, क्या होता है हिस्ट्री, जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी, जो पुरानी जानकारी होती है और जो वर्तमान में जानकारी होती है, वह प्राप्त करना क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास में हमने देखा ओवरव्यू, ऊपर से, जैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आगे प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल को उत्तरपाषाण काल भी कहते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, और प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और एसी और एडी में, बीसी और एडी में अंतर बताया मैंने आपको। तो मुझे लगता है आपको ये वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा हमारा, क्या टॉपिक होगा, प्रागैतिहासिक काल। ये हम एक टॉपिक में अभी समाप्त करेंगे थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो भी हमने बताया था। अगला टॉपिक क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस हुड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो रॉबर्ट ब्रूस हुड को हम भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कहते हैं। जो भी इतिहास की सबसे पहले खोज की थी वो कौन थी, हमारे रॉबर्ट ब्रूस हुड। और किस सन में की थी, सन 1863 एडी, एडी का मतलब ईस्वी में, सन 1863 ईस्वी में। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं है। पहले भी बताया था मैंने, इसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, और सभी के बारे में लिखित सामग्री है, लेकिन जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, अर्थात इनका जीवन पूर्णतया सभ्य नहीं था। जो भी प्रागैतिहासिक काल से जो भी लोग बिलोंग करते थे, उनका जो जीवन था, लाइफ स्टाइल थी, वो पूरी तरह से सभ्य नहीं थी। कैसी नहीं थी, सभ्य नहीं थी। आगे देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। हम प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला भाग है हम पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है इसके बारे में जानकारी, जैसे कुछ लोग किसी के बारे में जानकारी रखते हैं, कुछ लोग किसी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ऐसे ही इसके आधार पे हम पुरापाषाण काल को, मध्यपाषाण काल को, नवपाषाण काल को बांटते हैं। तो पुरापाषाण काल में किसी भी व्यक्ति को खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, या आग जलाने के बारे में जानकारी नहीं थी, या मकान बनाते उसके बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे ही मध्यपाषाण काल में किसी को किसी की जानकारी हो गई, ऐसे ही नवपाषाण काल में धीरे 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 सीखते हुए चलते थे। इसी आधार पर हम इसको बांटते हैं। तो हम पहले देखेंगे पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में जो भी व्यक्ति थे, उनको ना ही तो घर बनाने के बारे में जानकारी थी, ना ही तो आग जला पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, इसीलिए ये कैसे थे, पूर्णतः सभ्य नहीं थे। आगे देखते हैं, भारत में मानव का अस्तित्व ग्लेशिएशन। पहले हम देखते हैं पुरापाषाण काल, पहले हम क्या देखते हैं, पुरापाषाण काल। तो भारत में मानव का अस्तित्व ग्लेशिएशन काल के पत्थरों के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल कितना है, 25 लाख बीसी बताया गया है। 25 लाख बीसी बताया गया है। किसका काल, जो हमारे ग्लेशिएशन काल के पत्थर से बने हुए कुछ उपकरण प्राप्त हुए थे, उनका काल। आगे देखते हैं, धातु का, इनको ना ही तो धातु का ज्ञान था, ना ही तो खेती का ज्ञान था, ना ही तो घरों का ज्ञान था, ना ही तो आग जलाने का ज्ञान था। मतलब कि ये सारे जो भी व्यक्ति थे प्रागैतिहासिक काल के, पहला जो हमारा पुरापाषाण काल है, या इसके व्यक्ति कहाँ पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, और जो पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के पत्ते, वो उनको पहनते थे, और ऐसे ही जैसे शेर, चीता और जिनकी शिकारें होती हैं, उनको जो बचता है मांस, उसका शिकार करके जो भी भोजन प्राप्त करके खाते थे। लेकिन ना ही तो आग जला पाते थे, मतलब कच्चा ही खाते थे। तो इनका ऐसा जीवन था, ये ना ही तो आग जलाना जानते थे,
ना ही घर बनाना जानते थे, ना ही खेती करना जानते थे, ना ही धातुओं का ज्ञान था। आगे देखते हैं, हथियारों के ज्ञान के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो भी प्रापाषाण काल के लोग थे, इनको और किसी का ज्ञान नहीं था, केवल हथियारों का ज्ञान था। इनके पास कुछ हथियार थे, जैसे शिकार करने के लिए, खरगोश मारने के लिए, शेर मारने के लिए, चीता मारने के लिए, हिरन मारने के लिए। तो इनके पास कुछ हथियार थे। उनके आधार पर जो प्रापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि पूर्व प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल, उत्तर प्रापाषाण काल। पहले हम पढ़ेंगे पूर्व प्रापाषाण काल को। ये 25 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक इसका समय बताया गया है। इसका पूर्व प्रापाषाण काल का एक क्वेश्चन यहाँ से बना था एग्जाम में, बहुत समय हो गए होंगे 4-5 साल तब बना था। शायद यही पूछा था, पूर्व प्रापाषाण काल का जो समय था कहाँ से लेकर के कहाँ तक था। तो 25 लाख बीसी से 1 लाख बीसी था। आगे देखते हैं, इस समय मानव कुल्हाड़ी, क्लीवर, गड़ासा का उपयोग करते थे। जो भी इस समय मानव थे वो किसका उपयोग करते थे? कुल्हाड़ी का, जो पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी होती है उनका यूज करते थे, क्लीवर का यूज करते थे, गड़ासा का यूज करते थे। ऐसे इनके जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे पूर्व प्रापाषाण काल में जो कुल्हाड़ी है, क्लीवर है, गड़ासा है, ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुई थी? तो ये हमें प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी की सहायक नदी सोहन नदी, सोहन नदी की घाटी में प्राप्त हुई थी क्लीवर, कुल्हाड़ी, गड़ासा। और मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी से और भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या प्राप्त हुई थी? कुल्हाड़ी और जो भी क्लीवर होते हैं, गड़ासा होते हैं। तो ये प्राप्त हुए थे हमें किस काल के? पूर्व प्रापाषाण काल के। आगे देखते हैं मध्य प्रापाषाण युग। जब मध्य प्रापाषाण युग चलने लगा तब वहाँ के इंसान थोड़े से इसको सीखे, जैसे वो बेदनी, छेदनी, खुरचनी, इसका यूज करने लगे। कुल्हाड़ी के बाद इसका यूज तो करते ही थे, लेकिन इसके बाद बेदनी का यूज करने लगे, छेदनी का यूज करने लगे, खुरचनी का यूज करने लगे। जो भी इसके स्थल है, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी। जो मध्य प्रापाषाण काल के जो भी लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? नर्मदा नदी के पास, तुंगभद्रा नदी के पास। जो भी ये वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं उत्तर प्रापाषाण काल। इसका समय था 1 लाख से 40,000 बीसी। आगे देखते हैं उत्तर प्रापाषाण युग। तो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी इसका समय रहा है उत्तर प्रापाषाण युग का। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव, जो भी आधुनिक मानव है, जिसका क्या है विज्ञान नाम? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। होमो सैपियंस का जो आविर्भाव हुआ था, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ था, किस समय से उत्पन्न हुआ था? तो उत्तर प्रापाषाण युग से उत्पन्न हुआ था 40,000 से 10,000 बीसी में। तो होमो सैपियंस का आविर्भाव हुआ, यहाँ से उद्भव हुआ। जो भी हमारा, जैसे हमारी तरह कोई भी इंसान है उसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस, थोड़े से सभ्य इंसान। तो होमो सैपियंस का जो आविर्भाव हुआ था उत्तर प्रापाषाण युग में आविर्भाव हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसका जो स्थल था मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जो भी स्थान थे, वहाँ से जो भी इंसान रहते थे इसके आसपास रहते थे। तो उत्तर प्रापाषाण युग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप डाल के इसे याद रखें। होमो सैपियंस जो मानव था, आधुनिक मानव, इसका आविर्भाव हुआ था उत्तर प्रापाषाण युग में। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद देखेंगे नवपाषाण काल। तो अभी हमने पढ़ा है पुरापाषाण काल, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल अगले टॉपिक में। चलिए देखते हैं जो अगला टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल। तो हमने इसका पहला जो पार्ट था पुरापाषाण काल वो हमने पढ़ लिया। तो चलिए देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसे हम शिकार और पशुपालन काल भी कहते हैं। जो मध्य पाषाण काल है, इसके लोग थे जो क्या करते थे? शिकार करते थे और पशुपालन करते थे। लेकिन इससे जो पहले था पुरापाषाण काल हुआ है, तो शिकार और खाद्य संग्रह पर डिपेंड था। किस पर? शिकार और खाद्य संग्रह पर। आगे देखते हैं मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार व कंदमूल फल से अपना पेट भरते थे। उत्तर पाषाण काल, इसे हम जो मध्य पाषाण काल है इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं या मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, या फिर मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। ये इसी के नाम है मध्य पाषाण काल के। आगे देखते हैं, ये मध्य प्रदेश व राजस्थान से पशुपालन का प्रमाण मिलता है मध्य पाषाण काल में, वह राजस्थान से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से मिलता है। इसमें जो अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है, मध्य पाषाण कालीन जो महादाह स्थान है यूपी का, महादाह स्थान यूपी, प्रतापगढ़ जिले से हड्डी से बने हुए उपकरण मिले हैं। तो हड्डी से बने हुए क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ जिले से। महादाह स्थान है एक उत्तर प्रदेश का, वहाँ से क्या मिले हैं? हड्डी से बने हुए उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल में।
तो ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। आगे देखते हैं नव पाषाण काल। इसे हम अन्न उत्पादन का युग भी कहते हैं, अन्न उत्पादन का युग। इसमें क्या जानते थे जो लोग जानते थे, अन्न उगाना सीख गए थे। क्या उगाना सीख गए थे? अन्न उगाना। जैसे कि इस युग के लोग पॉलिशदार हथियारों का यूज करते थे। जैसे कि इससे पहले जो भी हथियार थे पॉलिश नहीं थे, उन पे केवल ऐसे बना लेते थे। और इसके बाद जो नप्पा सरकार आया इसमें पॉलिशदार हथियारों का उपयोग करने लगे। आगे देखते हैं नप्पासाड निवासियों को अन्न उगाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद करके चलें। नप्पासाड निवासियों को अन्न उगाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। तो सबसे पहले फसल किसने उगाई थी? नप्पासाड काल के लोगों ने उगाई थी। आगे देखते हैं ये मिट्टी व सरकंडे से निर्मित गोलाकार व आयताकार घरों में रहते थे। नप्पासाड काल के लोग क्या घर बनाना सीख गए थे। कैसे घर बनाना सीख गए थे? गोलाकार व आयताकार। इस युग के लोग घर बनाकर स्थायी रहना सीख गए थे। घर ही बना लेते हैं तो फिर क्या स्थायी बनाना, स्थायी घर बना लिया और वहीं पर रहते थे, वहीं पे खेती करते थे, वहीं पर पशुपालन करते थे। ऐसे ही आगे देखते हैं अगला फैक्ट हमारा बुर्ज होम कश्मीर का एक स्थान है बुर्ज होम, और चिरांद ये छपरा में है। यहाँ के लोग पॉलिशदार व हड्डी से बने हुए उपकरण का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? पॉलिशदार व हड्डी से बने हुए उपकरण यूज करते थे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा बुर्ज होम के लोग धूसर मृत भांडों का प्रयोग करते थे। कैसे बर्तनों का उपयोग करते थे? धूसर। धूसर होता है, कलर होता है। आगे देखते हैं यहाँ के कब्रों में पालतू कुत्तों भी अपने मालिकों के साथ, जैसे किसी का मालिक मर जाता है तो उसके साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछता है कभी कभी। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। नेक्स्ट फैक्ट है ये कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। किसके लिए फेमस है? अन्न उत्पादन के लिए। तो ये कृषि के साथ क्या क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। जैसे क्या क्या पालते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी। गाय, बैल, भेड़, बकरी। तो इनकी जो पालतू पशु थे कौन कौन थे? गाय थी, बैल थी, भेड़ थी और बकरी थी। आगे देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आगे देखते हैं मेहरगढ़ के पास गेहूं, जौ, रुई फसलें उगाते थे। ये स्थान है मेहरगढ़। तो इस स्थान पर गेहूं उगाने का श्रेय मिलता है, मतलब साक्ष्य मिलता है। जौ उगाने का, रुई उगाने का, फसलें जो भी हैं जौ, रुई और गेहूं, तो इसका साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ स्थान से। इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। तो इलाहाबाद स्थान है, जो इलाहाबाद हमारा जिला है, यहाँ से चावल उगाने का श्रेय मिलता है। आगे देखते हैं इस समय लोहे का ज्ञान हो गया था। जो भी नब्बे काल के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान हो गया था। मिट्टी के बर्तन हाथ से बनने के बाद चाक पर बनने लगे। पहले बनती थी हाथ से, अब किस पर बनने लगे? चाक पर। तो चाक पर कब बनने लगे? नब्बे काल में। आगे देखते हैं पहिए का यूज। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नब्बे काल के लोगों के द्वारा किया गया था। तो ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नब्बे काल में। सर्वप्रथम सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह था चावल। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा स्थान से मिले हैं, कोल्डी हवा स्थान से। इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए फेमस है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ये किसके लिए फेमस है? शैल चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? शैल चित्रों के लिए। और प्रागैतिहासिक काल का जो गुफाएं, ये किसकी गुफाएं? प्रागैतिहासिक काल की, नब्बे काल की गुफाएं। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, जिसके द्वारा कुल्हाड़ी सर्वप्रथम क्या बनाई गई थी? कुल्हाड़ी बनाई गई थी। नोट में आपको याद रखना है आग का आविष्कार कब हुआ था। तो ये पॉइंट एक पॉइंट था, इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि रह गया था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में याद रखना है आपको। तो ये एक पॉइंट रह गया था। तो आग का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। तो लोग जैसे शिकार करने के बाद उसको भून सकते थे, क्योंकि वो जानते थे आग जलाना। तो पुरापाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नब्बे काल में। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अपना टॉपिक।
जो अगला टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, उसका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। इसका ही दूसरा नाम है उत्तर पाषाण काल। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल। चलिए देखते हैं। नवपाषाण युग के अंत तक धातुओं का ज्ञान हो गया था। जो नवपाषाण काल था हमारा, उसके खत्म होने तक जो भी लोग थे उनको धातुओं का ज्ञान हो चुका था। किसका ज्ञान हो गया था? धातुओं का। आगे देखते हैं। पत्थर के साथ पहली धातु के रूप में तांबा का प्रयोग होने लगा। तो पहली धातु थी, कौन सी थी पहली धातु? तांबा, जिसका यूज किसने किया था? मनुष्य ने किया था। इसी आधार पर जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसे हम ताम्रपाषाण युग भी कहने लगे। क्या कहने लगे? ताम्रपाषाण युग भी कहने लगे। किसके कारण? तांबा के कारण। ताम्रपाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर पालते थे। और नवपाषाण के लोग क्या क्या पालते थे? गाय पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे और बैल पालते थे। आगे देखते हैं। हिरण का शिकार करते थे। जो भी ताम्रपाषाण युग के लोग थे हिरण का शिकार करते थे और ऊंट भी पालते थे। ऊंट के बारे में क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन कुछ साक्ष्य मिलते हैं, किसी किसी जगह पर ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। वे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, अलसी, कपास भी उगाते थे। तो ये उनकी फसलें हैं, गेहूं, बाजरा। जो इनकी फसल नहीं है तो चावल याद रखो आप, बाजरा याद रखो, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, अलसी एवं कपास। तो ये इनकी फसलें हैं। आगे देखते हैं। ये मछली पकड़ने के लिए कांटे, इस कांटे का नाम है बंसी। कांटे का नाम क्या है? बंसी। उसका यूज करते थे। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है एक दो बार। ताम्रपाषाणी ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। जो भी ताम्रपाषाण के लोग थे या फिर आदि ऐतिहासिक काल के लोग थे या फिर उत्तर पाषाण काल के लोग थे, ये किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे। और कुछ मिट्टी की नग्न मूर्तियां थी, उनकी भी पूजा करते थे। जैसे कि कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा की जाती थी। यहाँ गैरिक मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं। जो ताम्रपाषाण युग था यहाँ पर गैरिक मृतभांड भी मिले हैं। यहाँ लाल व काले मृतभांड का यूज होता था। जैसे इनके बर्तन थे, कैसे थे? काले थे और लाल थे। आगे देखते हैं। ये झूम की खेती करते थे। झूम खेती तो जानते होंगे आप सभी। झूम खेती कहते हैं जैसे हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, जैसे फावड़ा नहीं है, हल नहीं है, तो हम जगह जगह पर कृषि किया करते थे, उसे ये बोलते हैं हम झूम खेती। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण स्थल, इम्पोर्टेंट ताम्रपाषाण स्थल जो भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जैसे कि नब्दा टोली मध्य प्रदेश का एक स्थान है, इंदौर के पास में है नब्दा टोली। ये ताम्रपाषाण का एक स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है नब्दा टोली। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? मिट्टी व फूस व बांस से बने गोलाकार घर प्राप्त हुए थे। कहाँ से? नब्दा टोली से। ये ताम्रपाषाण युग का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं। जो हमारा ताम्रपाषाण युग है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पार्ट में बताया था मैंने आपको, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम अभी इस क्लास में पढ़ेंगे और जो थोड़ी बहुत बचेगी वो अगले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति है इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता है उसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को ही हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तांबा व टिन, तांबा को हम कॉपसीयू बोलते हैं और टिन को हम एसएन बोलते हैं, दोनों को मिला करके ये कांसा बनाना सीख गए थे। कौन? सिंधु घाटी के जो भी लोग थे वह तांबा और टिन से क्या बनाते थे? कांसा बनाना सीख गए थे। इसीलिए हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। किससे? हम हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और सिंध को ही हड़प्पा कहते हैं। तो हड़प्पा, सिंध और कांस्य युगीन सभ्यता ये तीनों एक ही नाम है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था आद्य ऐतिहासिक काल कह दो या फिर उत्तर पाषाण काल कह दो या फिर ताम्रपाषाण काल कह दो, तीनों एक ही नाम है। आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। जो हड़प्पा टीला था उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने कब बताया था? सन 1826 ईस्वी में।
इस सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति इसीलिए पड़ा क्योंकि सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम दयाराम साहनी व माधव, यहाँ पर बाल लगा दिए, व माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था। तो जो भी उत्खनन कार्य किया गया था, जो पंजाब का एक स्थान था हड़प्पा स्थान, तो वहाँ पे सर्वप्रथम दयाराम साहनी, ये पेपर में पूछता है कई बार, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स सन 1921 में, सन 1921 ईस्वी में। तो सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा एक टीला था, उसकी उत्खनन कार्य किया था, वहाँ खोदने का कार्य किया था। ऐसे ही दूसरे महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। एक स्थल था हड़प्पा टीला और एक था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राकेश बनर्जी ने, यहाँ उत्खनन कार्य किया था सन 1922 ईस्वी में, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? और इसका जो उत्खनन कार्य किया था किसने किया था? राकेश बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में। पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्यों कहा है? कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए इन्होंने कहा था कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की एक राजधानी है, जुड़वा राजधानी। ऐसी त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, यह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ये बना है त्रिभुज, तो इसी आकार में ये सभ्यता पाई गई थी, जिससे हम त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक था? तो जम्मू का जो कश्मीर है हमारा, कश्मीर के मांदा जिले से लेकर के पाकिस्तान के सुतकांगीदोर से लेकर के आलमगीरपुर यूपी से दायमाबाद महाराष्ट्र तक, तो ये इसका एरिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, जो हमारा टॉपिक बचा था, कुछ पॉइंट बचे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मैंने बताया आपको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबा व टिन से मिला करके कांसा बनाना सीख लिया था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए पॉइंट देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम विशेषता नगर नियोजन है। जो हड़प्पा संस्कृति थी, इसकी सर्वोत्तम विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन। अगला पॉइंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट डाल के याद रखिए आप इसे। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें ईंटों का अनुपात 4:2:1 में था। 4:2:1 में था। आगे देखते हैं, टेराकोटा का यूज हड़प्पा काल की मुद्रा बनाने में यूज करते थे। जो टेराकोटा होता है उसका यूज कहाँ पर करते थे? हड़प्पा काल की मुद्रा बनाने में। अगला पॉइंट है, सिंधु वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय। जो सैदब वासी थे, उनके जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य, मतलब कि कृषि के ऊपर ही सब लोग डिपेंड थे। आगे देखते हैं, सॉरी, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है। तो कपास उपजाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? हड़प्पा वासियों को ही जाता है। अगला पॉइंट है, यहाँ के लोग जुताई के लिए लकड़ी के हल, किसके हल होते थे? लकड़ी के हल, व फसल काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते? हंसिया का यूज करते थे। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से मिले। तो स्वास्थ्य चिन्ह होता है, जैसे आप सभी ने देखा होगा, ये कहाँ से मिला थे? हड़प्पा संस्कृति से ही हमें मिले थे। अगला पॉइंट है, लोथल में मिट्टी से बनी घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। घोड़े की प्रतिमा किससे बनी हुई थी? मिट्टी से बनी हुई। कहाँ पर प्राप्त हुई थी? लोथल से। लोथल क्या है? बंदरगाह है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। सैदबवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। तो सिंधुवासी थे, सिंधु के लोग थे, वह किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और जो हमारा हमने देखा था नप्पा सर्कल, उसमें भी लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु का पुराना नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। सिंधु का पुराना नाम मेलोहा था। क्या था? मेलोहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पेपर में पूछेगा यार। सिंधु का पुराना नाम मेलोहा था। सिंधु मोहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु की मोहरें थी, सैदब सभ्यता की जो भी मोहरें थी, उन पर फिर क्या मिले हैं? एक श्रृंगी सांड मिला है। क्या मिला? एक श्रृंगी सांड। ऐसे सिंधु सभ्यता के जो लोथल था,
बंदरगाह और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोथल स्थान है कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। आपको यही पेपर में पूछा जाता है, जैसे हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यही आपको बताना, लोथल से, कालीबंगा से। पालतू पशु थे इनके बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, हाथी, गैंडा, कुंवड़ वाला सांड, ये सभी इनके क्या थे, पालतू पशु थे। अगला पॉइंट है, यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो सैदव सभ्यता थी यहाँ सभी पशु पाले जाते थे, लेकिन यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपिया कहा गया। क्या कहा गया, हरयूपिया। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था, हड़प्पा था, हड़प्पा। सैदव वासियों का मुख्य भोजन जौ एवं गेहूं था। जो सैदव वासी थे, सिंधु के लोग थे, उनका मुख्य भोजन जौ था और गेहूं था। मोहरों बनाने के लिए सेल खड़ी का यूज करते थे। जो सिंधवासी थे, मोहरे बनाने के लिए किसका यूज करते थे, सेल खड़ी का यूज करते थे, सेल खड़ी। ऐसे ही हड़प्पा वासी किसका यूज करते थे, हड़प्पा वासी टेराकोटा का यूज करते थे, और सेनावासी सेल खड़ी का यूज करते थे। आगे देखते हैं, सेंधव मोहरें, जो सिंधवासी की मोहरें थी वो बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, चारों तरह की थी। बेलनाकार भी कुछ मोहरें थी, वर्गाकार भी थी, वृत्ताकार भी थी, और आयताकार भी मोहरें पाई गई थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। जो सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली हैं सब सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा में शवों को दफनाने व मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी या हड़प्पा संस्कृति थी, इसमें शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाते थे। ये आपको याद रखना है, याद रखना है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं, लोथल व सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैंने अभी बताया था वो बंदरगाह। लोथल भी बंदरगाह है और सुरकोतदा भी क्या है, बंदरगाह है। लोथल से एक तराजू पाया गया। जो लोथल बंदरगाह है, यहाँ से क्या मिला, एक तराजू मिला, जिसे हम तखरी बोलते हैं। आगे देखते हैं, सैदववासी एक क्वेश्चन बना है पेपर में। सैदववासी मिठास के लिए किसका यूज करते थे, शहद का यूज करते थे, शहद। अगला क्वेश्चन है, पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति सैदव सभ्यता में प्रचलित थी। जो पर्दा प्रथा है और वेश्यावृत्ति सैदव सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, हड़प्पा से तांबे की एक गाड़ी व एक दर्पण प्राप्त हुआ। किससे बना हुआ था, तांबे से। हड़प्पा से एक तांबे की गाड़ी व एक तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला। जो हड़प्पा से मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी, उनमें क्या मिला था, गरुड़ का अंकन मिला था। अंकन मतलब चित्र मिला था उनपे। अगला पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार मिला था। अन्नागार मतलब अन्न का घर। तो कहाँ पर मिला था, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े व एक कांस्य की मूर्ति मिली। सूती कपड़े व एक कांस्य की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं मिली। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं मिली। तो अगला पॉइंट है हमारा, ऊँट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हुई। ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। और अगला पॉइंट है, चनमू दड़ों से दवात व मनके बनाने के कारखाने मिले। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, वैदिक सभ्यता, जिसका जो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। तो बीसी आप जान रहे होंगे, बीसी को बोलते हैं हम ईसा पूर्व, जो कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की तिथि थी। तो 1500 से 600 बीसी। तो जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जिसको आर्य लोगों ने स्टार्ट किया था। इसकी जो प्रारंभ की थी वैदिक सभ्यता की, वो आर्य लोगों ने बनाई थी। ये जो रहते थे, आर्य लोग रहते थे मध्य एशिया में। कहाँ पे रहते थे, मध्य एशिया में। इनकी भाषा संस्कृत थी। ये कुछ ओवरव्यू है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये इनकी जो भाषा थी कैसी थी, संस्कृत थी। उपनिषदों की संख्या होती है 108, महापुराणों की संख्या होती है 18, अब वेदांत की संख्या होती है 6। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। जो आर्य लोग थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, कृषि एवं पशुपालन। प्रिय पशु था इनका घोड़ा। प्रिय देवता था इंद्र। प्रिय देवता था इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे हम श्याम अयस्क कहते हैं, और तांबा को लोहित अयस्क कहते हैं।
महाकाव्य दो होते हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत को हम जय संहिता कहते हैं, और रामायण जो लिखी थी वाल्मीकि ने लिखी थी। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो हमने पहली क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, और अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता किस शब्द से बनी है? वेद शब्द से बनी है। वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। भारतीय जो आर्य लोग थे, आर्य शब्द का भी अर्थ होता है, क्या होता है? ज्ञान। ओके स्टूडेंट, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। अपौरुषेय, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, या फिर त्रयी कह दीजिए। वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं टोटल और 1028 सूक्ति हैं। ऐसे ही 2 से लेकर के 7वें मंडल तक को हम बोलते हैं सोम मंडल। 2 से 7वें मंडल तक के हम क्या बोलते हैं? सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 जो वर्ग थे कहाँ से उत्पन्न हुए थे? चौथे वर्ण, ऋग्वेद के चौथे मंडल से। चौथा मंडल था, उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की। अगला पॉइंट है हमारा, यजुर्वेद की प्रमुख विशेषताएं कर्मकांड है। अब ऋग्वेद हो गया, अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद की जो प्रमुख विशेषता है कर्मकांड है। आगे देखते हैं, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में है। पेपर में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कौन सा वेद है जो कि गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी लिखा हुआ है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ। ऐसे ही हमने देखा था ऊपर, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान भी क्या होता है? एक श्रेष्ठ लोगों के ही एक गुण होता है। ऐसे ही आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक काल की ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु नदी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। और सबसे प्राचीन नदी थी, ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी थी, वह थी सिंधु नदी। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ही हम नदियों की माता कहते हैं। सरस्वती नदी को ही हम क्या बोलते हैं? सरस्वती क्या बोलते हैं? नदियों की माता बोलते हैं। ऊपर था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किससे संबंध रखता है? सावित्री से संबंधित है। और इसका जो इसको लिखा था, किसने लिखा था गायत्री मंत्र को? वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लास्ट में बताऊंगा आप सभी को। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम बोलते हैं होत्र। ये इंपोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को बोलते हैं अध्वर्यु, और सामवेद के पाठकर्ता को बोलते हैं उदागात्र। उदागात्र, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में जादू टोना व तंत्र मंत्र का उल्लेख है। जो ऊपर निकल गया क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद किसके ऊपर डिपेंड था? कर्मकांड के ऊपर। लेकिन जो अथर्ववेद है वो जादू टोना व तंत्र मंत्र के ऊपर डिपेंड है। और जो हमारा अगला है सामवेद। सामवेद में जो सॉन्ग होते हैं, गीत होते हैं, तो गीत गान गीत के बारे में उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है सामवेद में। श्रेष्ठ लोगों की संस्था को हम समिति कहते थे। क्या होते थे? समिति। श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, उससे हम बोलते थे समिति। ऐसे सभा व समिति दो, इनको क्या बोलते? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र। लेकिन ऐसे ही उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन हो गए? प्रजापति, जो कि आपको याद रखना है। इंद्र को ही किला तोड़ने वाला कहा गया, किला तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख इंद्र का मिला है 250 बार। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिला है? इंद्र का 250 बार। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? प्रजापति, अभी मैंने बताया। और ऋग्वैदिक काल के कौन थे? इंद्र।
आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वैदिक युग में कर को क्या कहते थे? बलि कहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कर को क्या कहते थे? बलि कहते थे। और ऋग्वैदिक काल में भी कर को बलि कहते थे। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पत्नियां कहा गया है। अभी बताया था मैंने, जो सभा व समिति है इन्हें दोनों को प्रजापति की दो पत्नियां माना गया है। पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं थी। जो हमारा ऋग्वैदिक काल था इसमें पर्दा प्रथा नहीं थी और सती प्रथा भी नहीं थी। ओम शब्द का सर्वप्रथम वर्णन बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। ये आपको याद रखना है। ओम शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते का मुंडोक उपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बार क्वेश्चन आया था। जो हमारा सत्यमेव जयते है या फिर ओम शब्द है या फिर गायत्री मंत्र है, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। ऐसे मरुत को तूफान का देवता कहते हैं। मरुत को क्या कहते हैं? तूफान का देवता कहते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और हैं वो आप देख लीजिए। एक सेकंड रुकिए बस। तो आप उधर स्क्रीनशॉट में देखते रहिएगा स्टूडेंट। जैसे कि दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व दिशा में जो राजा था उसे हम बोलते थे सम्राट। और उत्तर वैदिक शब्द क्या था? प्राची। क्या था? प्राची। सम्राट को हम प्राची कहते थे तब के समय में। ऐसे ही पश्चिम दिशा में प्रतीची कहते थे, प्रतीची। और राजा को बोलते थे स्वराट। क्या बोलते थे? स्वराट। ऐसे ही उत्तर दिशा में उदीची बोलते थे, उदीची। और राजा को बोलते थे हम विराट। ऐसे मध्य में राजा बोलते थे और दक्षिण में बोलते थे भोज, जो कि आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और है कुछ फैक्ट। जैसे कि प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक, जैसे कि चारवाक के प्रवर्तक थे चारवाक। योग के इम्पोर्टेंट है। योग के जो प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल। और न्याय के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। ऐसे पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण। ऐसी वैशेषिक के जो प्रवर्तक थे कणाद, जो कि आपको याद रखने हैं। अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। जैसे कि इम्पोर्टेंट नदी बता दे रहा हूँ केवल। बेतस्ता को हम बोलते थे झेलम। अभी झेलम बोलते हैं। झेलम को पहले क्या बोलते थे? बेतस्ता। ऐसे चिनाब को बोलते थे अस्किनी। रावी को बोलते थे परसोड़ी। ऐसे सतलज नदी को बोलते थे शतुद्री। ऐसे ही ब्यास नदी को बिपाशा बोलते थे पहले। गंडक को सदानीरा बोलते थे पहले। और घग्गर नदी को क्या बोलते थे? दृशदत्ती बोलते थे। ऐसे स्वाद नदी को सुबस्तु बोलते थे। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि आप याद करके जाएं। जैसे ब्यास इम्पोर्टेंट है, गंडक इम्पोर्टेंट है, घग्गर इम्पोर्टेंट है, और सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। काबुल नदी को हम कुबा बोलते थे पहले, कुबा। तो आगे देखते हैं ऋग्वैदिक देवता। इंद्र को हम क्या बोलते हैं? युद्ध का नेता या वर्षा का देवता कहते थे पहले, अभी भी कहते हैं। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ बोलते थे अग्नि को। इसकी पूजा की जाती थी। जो मनुष्य होता है और देवता के बीच में किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ऐसे ही वरुण आपको याद रखना है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, क्वेश्चन पूछ लिए समुद्र का देवता कौन था? तो वरुण था। ऐसे ही सोम वनस्पति का देवता था। आकाश का देवता घौ था, घौ याद रखना है आपको। उषा प्रकृति एवं उत्थान का देवता कौन था? उषा। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता था। अब पूषण पशुओं का देवता था। अब विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। और मारुत आंधी के देवता थे। तो ये आपको कुछ याद रखने थे फैक्ट थे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक था उत्तर वैदिक काल। ये वैदिक सभ्यता का दूसरा टॉपिक था। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा टॉपिक था उत्तर वैदिक काल। तो हमने ऋग्वैदिक काल इससे पहले वाले टॉपिक में देख चुके हैं, जो कि हमारी वैदिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, ना कि एक शहरी। तो नगरीय सभ्यता थी वो स्टार्ट किसने की थी? आर्यों ने स्टार्ट की थी, जिनकी भाषा थी संस्कृत। और जो रहने वाले कहाँ के थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। चलिए देखते हैं आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस व कृष्ण अयस कहते हैं। जो उत्तर वैदिक काल है या ग्रंथ है उसमें जो लोहे को कहते हैं श्याम अयस या कृष्ण अयस। इसी काल में जो हमारा भारत का उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा है वहाँ पर लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वो इसी काल में प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक में 3 आश्रम थे। जैसे उत्तर वैदिक काल था इसमें 3 आश्रम चलते थे। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ
वानप्रस्थ। तो अगला इसमें जो हमारा वर्तमान समय में चौथा आश्रम जुड़ गया है, जिसे हम बोलते हैं संन्यास, जिससे हम क्या बोलते हैं, संन्यास। तो संन्यास वर्तमान में जुड़ गया है। पहले थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, यम और नचिकेता व उनके बीच तीन वर। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 3 वर प्राप्त करने की कहानी। जो यम और नचिकेता की कहानी है किस में मिलती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यम और नचिकेता की कहानी मिलती है कठोपनिषद में। किस में मिलती है, कठोपनिषद में मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। 5वां वेद किसी कहा गया है, तो इतिहास पुराण को कहा गया है। और किस में लिखा है, ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। तो छांदोग्य उपनिषद में हमें लिखा हुआ मिला था कि इतिहास पुराण एक पंचम वेद है, यहाँ पर 5वां वेद है। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा आरंभ हुई थी। तो जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे कोई भी मूर्ति ले लीजिए, पत्थर की मूर्ति ले लीजिए या प्लास्टिक की मूर्ति मान लीजिए, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो कब से स्टार्ट हुई थी, हमारे उत्तर वैदिक काल से ही स्टार्ट हुई थी मूर्ति पूजा। अगला पॉइंट है, काठक संहिता में, जो काठक संहिता है हमारा, उसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। जो हमारी खेती होती है उसमें हल होता है, तो हल कितने बैलों द्वारा खींचा जाता है, 24 बैलों द्वारा। तो वह किस में मिलता है देखने को, वह मिलता है काठक संहिता में। किसी मिलता है, काठक संहिता में। अगला पॉइंट है, छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दुर्भिक्ष शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा, 16 संस्कार होते थे उत्तर वैदिक काल में। 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कार वो आप साइड में देख सकते हैं, वो 16 संस्कार थे, जो आप देख लीजिए। विवाह के प्रकार, इसमें विवाह के प्रकार जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये विवाह होते थे। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। ब्रह्म विवाह, इसमें जो पिता की इच्छा से विवाह होता था किसी भी पुत्री का, तो पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह करता था, उसे बोलते हैं हम ब्रह्म विवाह। अगला है देव विवाह, इसमें जो पिता था वो अपनी पुत्री की, जो पुरोहित होता था उसको विवाहता था अपनी पुत्री को। तो पिता अपनी पुत्री पुरोहित के ब्याहते थे, ओके स्टूडेंट। अगला है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह में जैसे मान लीजिए आप किसी भी पुत्री का विवाह हुआ किसी भी लड़के से, तो दहेज में बैलों की एक जोड़ी देता था लड़के वाला, लड़की के पिता को, ओके स्टूडेंट्स, जिससे हम बोलते हैं आर्ष विवाह। अब प्रजापत्य विवाह, अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में विवाह प्रस्ताव विवाहती की ओर से आता था। जैसे किसी का विवाह हो रहा है तो उसकी ओर से विवाह का प्रस्ताव आता था, तो ये होता है प्रजापत्य विवाह। अगला है असुर विवाह। तो दहेज लड़की के पिता को देते थे, बाद में लौटा देते थे। जैसे लड़की का विवाह हुआ किसी लड़के से, लड़के ने दहेज दे दी लड़की के पिता को, बाद में लौटा देते थे, इसे बोलते हैं हम असुर विवाह। अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। लड़का लड़की अपनी इच्छा से करता है जो भी शादी, तो उसे बोलते हैं गंधर्व विवाह। अगला है राक्षस विवाह। इसमें कोई भी लड़का किसी भी लड़की का अपहरण करके शादी करता है, उसे बोलते हैं राक्षस विवाह। अगला है पैशाच विवाह। तो इसमें लड़की का बलात्कार करके कोई भी शादी करता है, तो बलात्कार किसमें आता है, पैशाच विवाह में आता है। तो ये पूछे गए हैं एग्जाम में, ये वाले दोनों इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अपहरण करके राक्षस विवाह बोलते हैं, बलात्कार पैशाच विवाह में बोलते हैं। आगे देखते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भी देखिएगा स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुरोहित एवं उपवेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐत्रेय और कौशितकी, ऐसी सामवेद के तांडय और षड्विंश। ये आपको याद नहीं करने, याद करने हैं आपको, उपनिषद याद करने हैं, इसके पुरोहित याद करने हैं, ऋग्वेद उपवेद याद करने हैं। सामवेद और यजुर्वेद के थे तैत्रीय, सतपथ, अथर्ववेद के थे गोपथ। ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर में। तो ब्राह्मण अथर्ववेद का गोपथ था, यजुर्वेद के तैत्रीय, सतपथ थे, सामवेद के तांडय षड्विंश थे, और ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशितकी थे। ऐसे आरण्यक, ऋग्वेद का आरण्यक है ऐत्रेय कौशितकी, सामवेद के छांदोग्य जैमिनीय, यजुर्वेद के तैत्रीय, सतपथ, और अथर्ववेद का कोई नहीं आरण्यक। ऐसे उपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय कौशितकी, सामवेद का छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, यजुर्वेद का तैत्रीय उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद और ईशोपनिषद। ऐसे अथर्ववेद का मुंडोक उपनिषद। ऐसे आप पुरोहित देखते हैं, ऋग्वेद के जो अध्ययन करते हैं उसके बोलते हैं हम होत्र, सामवेद का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को बोलते हैं हम अदर्यो, और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रह्मा। ऐसे उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो ये आपको याद करने हैं। तो चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, महाजनपदों का उदय। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 जो भी महाजनपदों का उदय
किस प्रकार हुआ था और किन किन राजाओं ने हमारे यहाँ पर राज्य किया था। चलिए देखते हैं आने वाली वीडियो में। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, के लिए सभी कुछ जय हिंद जय भारत।